हेलो माई सेल्फ सुमित कटारिया फैकल्टी केमिस्ट्री कोटा। सो आज हमारा सेशन नंबर 16 होने वाला है जो कि बेस्ड है एमओटी पे, दैट इज मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है। एमओटी को हम दो पार्ट्स में करने वाले हैं। आज रहेगा पार्ट वन और नेक्स्ट टाइम जब मैं मिलूंगा तो अब उस टाइम रहेगा आपका पार्ट टू। थ्योरी समझनी है, उसके बाद ही क्वेश्चन करने हैं, बिकॉज कुछ बातें होती हैं जो आप मिस कर देते हो थ्योरी के अंदर और वही एज अ क्वेश्चन बन के आपके सामने आ जाती हैं। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं यार। सबसे पहली बात की सवाल जो हम देखेंगे, नीड फॉर एमओटी। एमओटी की जरूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं इसके एग्जांपल के रूप में O2। O2 इज अपने पास डाइऑक्सीजन। अगर हम O2 का बनाते हैं, लुईस डो स्ट्रक्चर बनाते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या बनेगा? O2 यहाँ दो लोन पेयर और यहाँ पे क्या आ जाएंगे? दो लोन पेयर। अब इस O2 के मॉलिक्यूल में, इस लुईस स्ट्रक्चर में आपको कहीं भी O2 का कोई भी इलेक्ट्रॉन्स अनपेड फॉर्म में नहीं नजर आ रहा होगा, यानी कि इन लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ O2 देर इज नो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, देर इज नो अनपेड इलेक्ट्रॉन। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स अनपेड नहीं है तो आइडियली O2 शुड बी डायामैग्नेटिक। O2 शुड बी व्हाट? इट शुड बी डायामैग्नेटिक। बट एक्सपेरिमेंटली अगर हम बात करें, प्रैक्टिकली हम बात करें, एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट O2 इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अब लुईस इस बात को समझा नहीं पाया था, बिकॉज लुईस के स्ट्रक्चर के हिसाब से तो कोई भी अपने पास क्या नहीं है, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इट मस्ट बी डायमैग्नेटिक। बट एक्सपेरिमेंटली या रिएक्शन वाइज ऐसा पता किया गया कि O2 इज पैरामैग्नेटिक। तो आपकी ल्यूइस की थ्योरी, ल्यूइस के स्ट्रक्चर्स इस बात को डिफाइन नहीं कर पा रहे थे। और बाद में चल के इसको किसने डिफाइन किया था? मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी ने। तो एमओटी से आप स्ट्रक्चर्स के बारे में, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी, उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में भी जानकारी पता कर सकते हो। बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसे होते हैं जो आपको वीबीटी से या फिर ल्यूइस स्ट्रक्चर्स बना के आपको नहीं पता चल सकती। उन सभी प्रॉपर्टीज को हम कहाँ से पता करेंगे? एमओटी से। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज? आपका पैरामैग्नेटिक एक्टर या डायमैग्नेटिक एक्टर, यानी कि मैग्नेटिज्म आप पता कर सकते हो। दूसरी बात, बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा, बॉन्ड लेंथ क्या रहेगी, स्टेबिलिटी क्या रहेगी, इन सब के बारे में हम बात कर सकते हैं किसके थ्रू? एमओटी के थ्रू। ठीक है। तो पहला सवाल था कि भैया एमओटी की जरूरत क्यों पड़ी, कि एमओटी में होता है क्या है। और उसके बाद हम सीधा फिलिंग ऑर्डर पे आ जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है, चलिए। हम जानते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है, तो हम देखते हैं पहला पॉइंट, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन टू फॉर्म व्हाट? इसको हम बोलते हैं एओ, कंबाइन टू फॉर्म मॉलिकुलर ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं और हमको क्या मिलता है? मॉलिकुलर ऑर्बिटल। वीबीटी क्या बोलता था? वीबीटी बोलता था अगर आपके पास एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, वो किसी दूसरे से कंबाइन करेगा तो आपको एक ही मॉलिकुलर ऑर्बिटल मिलने वाला है। दिस इज अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे। सपोज इसका मान लेते हैं ये 1s ऑर्बिटल है और ये भी 1s ऑर्बिटल है। दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं और आपको क्या मिलेगा? एक ही क्या मिलेगा? मॉलिकुलर ऑर्बिटल। दिस इज अकॉर्डिंग टू वीबीटी। बट इसमें एमओटी का क्या राय है वो देखते हैं। नंबर ऑफ एमओ, दैट इज मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड, इज इक्वल टू नंबर ऑफ, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये पहला एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये दूसरा है, इसको मान लेते हैं 1s, इसको अपने मान लिया 1s एटॉम। ठीक है, ये अपने पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। तो वीबीटी के हिसाब से तो दो एओ से एक ही एमओ बनता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू एमओटी अगर आपके पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं तो आपके पास कितने एमओ मिलने वाले हैं? यू विल बी गेटिंग टू मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स। अब दो कैसे रहेंगे अपने पास? एक रहेगा बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, दूसरा रहेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल।
अगर आप बात करें 1s और 1s कंबाइन करेंगे तो क्या बनने वाला है? BMO बनेगा आपके पास सिग्मा 1s, और ABMO दैट इज एंटी बॉन्डिंग विल बी सिग्मा 1s स्टार। जहां भी स्टार लगा होगा दैट इज एंटी बॉन्डिंग। एक की एनर्जी कम रहेगी और एक की एनर्जी ज्यादा रहेगी। बॉन्डिंग एमओ विल बी लोअर इन एनर्जी देन एंटी बॉन्डिंग एमओ। क्लियर है? तो यानी कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे उतने ही एमओ फॉर्म्ड होने वाले हैं अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो अगर आपने दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन किए हैं तो आपके पास दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होने वाले हैं। एक को हम क्या बोलेंगे? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। दूसरे को हम क्या बोलेंगे? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, पाई रहेगा वैसे ही पाई स्टार रहेगा। ठीक है? स्टार मींस एंटी बॉन्डिंग। ये बहुत ही बेसिक बात हम कर रहे हैं। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट को हाईलाइट करें अपने पास कि एमओटी कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है, तो एमओटी इज बेस्ड ऑन थ्री प्रिंसिपल्स। एमओटी इज बेस्ड ऑन थ्री प्रिंसिपल्स। पहले की बात करें अपने पास, पहला है अपने पास डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। सेकंड की हम बात करें, सेकंड इज अपने पास हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है? और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो हमारे पास बन जाता है वेव फंक्शन दैट इज श्रोडिंगर वेव फंक्शन। क्लियर है? तो क्या मान लीजिए आपके पास एक वेव है अपने पास, सो दिस विल बी योर एम्पलीट्यूड, जिसको हम साई बोल रहे हैं मान लीजिए, वेव फंक्शन अपने पास। तो व्हाट विल बी साई स्क्वायर? दैट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। यही होता है अपने पास। व्हाट इज साई स्क्वायर? दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो एमओटी भी इन तीनों प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है। या एमओटी में हम इलेक्ट्रॉन्स को उठा रहे हैं, दैट इलेक्ट्रॉन्स विल बिहेव एज अ वेव नेचर। ठीक है? ऐसे शो करेगा वो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एंटी बॉन्डिंग molecular orbital is more than एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। इसका मतलब क्या हो जाएगा? सिग्मा 1s स्टार की एनर्जी क्या रहेगी? सिग्मा 1s से ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है? ये अपने पास बहुत बेसिक बात बता रहा हूँ कि कैसे बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होता है, कैसे एबीएम में फॉर्म होता है। हमेशा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या रहेगी? एंटी बॉन्डिंग से कम रहने वाली है। अब अगर एनर्जी कम रहेगी, आप मुझे बताइए, अगर एनर्जी कम रहेगी अपने पास, कम रहेगी उसमें स्टेबिलिटी क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। यानी कि एनर्जी अगर ज्यादा है आपके पास किसी ऑर्बिटल की, उसमें स्टेबिलिटी का क्या रहेगा? आप बोलोगे सर एनर्जी ज्यादा है तो कहीं ना कहीं इट विल बी लेस स्टेबल। स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपका इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्डिंग में है और वही इलेक्ट्रॉन अगर एंटी बॉन्डिंग में है तो किस ऑर्बिटल में वो ज्यादा स्टेबल रहेगा? आप बोलेंगे सर जिसमें एनर्जी कम है, यानी कि इट विल बी मोर स्टेबल इन बॉन्डिंग एमओ विद रिस्पेक्ट टू एंटी बॉन्डिंग एमओ। क्लियर है? यानी कि आपके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहना ज्यादा पसंद करेंगे? अब इसको हम दो पॉइंट लिखेंगे इसमें, एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग molecular orbital increases, stability increases। ठीक लग रहा है? जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आपके बीएमओ में रहेंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या रहेगी? कम रहेगी। और जितनी एनर्जी कम रहेगी स्टेबिलिटी क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग molecular orbital increases, स्टेबिलिटी क्या करेगी? डिक्रीज। क्योंकि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आपके पास एबीएमओ में जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे, उनकी एनर्जी उतनी ज्यादा हो जाएगी, उनकी स्टेबिलिटी उतनी कम हो जाएगी। और ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। मैक्सिमम क्वेश्चन इनसे सॉल्व हो जाएंगे। तो ये पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? वाइल
फीलिंग इलेक्ट्रॉन, जब आप इलेक्ट्रॉन्स फील करोगे एमओ के अंदर, तो ऑर्डर क्या फॉलो करना है आपको? वाइल फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन एमओ, ऑफ बो, हुन्स एंड पॉली आर फॉलोड। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जी एडवांस 2010 में दो तीन सवाल आ रखे हैं इस पे बेस्ड, हुन्स पे बेस्ड। तो पहले आप यहाँ थ्योरी में समझ लीजिएगा, तभी हम सवाल को 1 मिनट के अंदर कर देंगे सॉल्व। थ्योरी पहले हम समझ लेते हैं कि जब हम एमओ के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग करेंगे, तो हम ऑफबो को, हुन्स को और पॉली को फॉलो करते हुए करने वाले हैं। तो पहला सवाल है कि आपके पास सर व्हाट इज ऑफबो प्रिंसिपल। ये हमको क्या बताएगा? ये हमको बताएगा किस एनर्जी में आपको इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द इंक्रीजिंग एनर्जी। ये एनर्जी का फैक्टर है। बात करें पॉली की, तो पॉली का क्या प्रिंसिपल है कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं? दो। क्लियर हो पा रहा है? और हुंड्स क्या कहते हैं? हुंड्स की बात करें तो हुंड्स बात करते हैं पेयरिंग की, कि भाई जब तक सारे ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएगा, जब तक पेयरिंग आप चालू नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम देखें, अगर मान लीजिए आपके पास, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर की। किसकी बात कर रहे हैं हम? बॉन्ड ऑर्डर की। अब बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे? हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। अगर आप ऐसा फॉलो करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? बी इज योर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और Na क्या बताएगा आपके पास? इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर हो पा रहा है? अगर आपके पास बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू मान लीजिए वैल्यू 1 आ रही है, तो हम क्या बोलेंगे उसमें कितने बॉन्ड है? एक बॉन्ड है, यानी कि सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट। पहला बॉन्ड रहेगा सिग्मा बॉन्ड रहेगा, दैट इज सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट। अगर बीओ की वैल्यू 2 आ गई, तो हम क्या बोलेंगे इसमें? डबल बॉन्ड है। क्लियर है? सिंपल तरीके से हम बता सकते हैं देख के। BO3 आ जाए तो कौन सा बॉन्ड रहेगा? ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, इट विल बी अ ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है? इस तरीके से सिंपल हम बता सकते हैं कि हमने उसके एमओटी के फिलिंग करेंगे, उससे हम क्या निकालेंगे? बीओ। और बीओ से हम क्या बता सकते हैं कि उसमें कितने बॉन्ड हैं? सिंगल डबल ट्रिपल। हम अपने पास वैल्यू आ जाएगी। और इसकी वैल्यू पॉइंट में आ सकती है, 2.5 1.5 ऐसी वैल्यू भी आती हैं, उसको भी समझें उसकी मतलब क्या होता है। इसी में देखिए आप, अगर आपके पास बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, सिंगल से डबल हो रहा है, अगर जितने ज्यादा बॉन्ड होंगे उतनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? इंक्रीज करेगी। और जितनी ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होंगे उतनी कम क्या हो जाएगी? बॉन्ड लेंथ। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर ऑर्डर होगा उतना कम क्या हो जाएगा? बॉन्ड लेंथ। तो ये बेसिक बात है, आपको ध्यान रखनी है। और तो अभी हम स्टार्ट कर देते हैं अपना फर्स्ट केस। ठीक है? तो यहाँ पे केस वन ले लेते हैं। केस वन में हम क्या लेने वाले हैं? इलेक्ट्रॉन फिलिंग केस वन में क्या लेने वाले अपने पास? इलेक्ट्रॉन फिलिंग अप टू 14 इलेक्ट्रॉन्स। उन मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना रहेगा? टोटल 14, यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन्स जिसमें रहेंगे टोटल,
उन मॉलिक्यूल्स का एमओटी कैसे बनने वाला है, वो पहला केस की हम बात करेंगे। ठीक है, तो आपको जो सीरीज होगी वो एक बार सीरीज याद ही करनी पड़ेगी। सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px बराबर पाई 2py, देन वी हैव सिग्मा 2pz। इसके आगे जाएंगे तो अपने पास मिल जाएगा पाई स्टार बराबर 2py। आगे जाएंगे तो अपने पास सिग्मा का स्टार 2pz। ये ऑर्डर है आपके पास, और इस तरीके से यहाँ पे एनर्जी आपकी इंक्रीज कर रही है। ये ऑर्डर आपको याद रखना है। किसी भी मॉलिक्यूल में जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 14 तक होगी, उनकी एमओटी अगर आपको बनानी होगी तो आपको ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले क्या रहेगा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर पाई 2px बराबर पाई 2p, यानी कि इन दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या है, बराबर। दिस टू ऑर्बिटल्स आर डीजनरेट। उसके बाद क्या आएगा, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2pz, 2px बराबर पाई स्टार 2py। देन लास्ट में क्या आएगा अपने पास, सिग्मा स्टार 2pz। ये ऑर्डर आपको याद करना है अपने पास अप टू इलेक्ट्रॉन्स 14 तक। क्लियर हो पा रहा है? तो अपने पास ये सारे सारे क्या हैं, दीज आर ऑल मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। तो एनर्जी बढ़ती हुई जा रही है। कौन सा ऑर्डर, कौन सा प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं, ऑफ बो। एक एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं आप, मैक्सिमम 2 डाल सकते हैं। कौन सा रहेगा ये, पॉली। ठीक है, और आपके पास जब तक सिंगली फिल्ड ना हो जाए उससे पहले पेयरिंग नहीं करवानी है। ठीक है, तो अगर हम बात करें हुंड्स के, हुंड्स कैसे भरेंगे, मान लिया आपके पास पाई 2px है, पाई 2py, और आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं इन 2 ऑर्बिटल्स में, कैसे बनेंगे। ऑप्शन क्या है कि आप इसमें दोनों डाल दीजिए, इसमें एक भी मत डालने, लेकिन क्या कैसे फिल करेंगे, अगर एनर्जी बराबर है तो दोनों में क्या जाएगा, एक एक, उसके बाद पेयरिंग चालू करेंगे। ठीक है, बिकॉज दे आर डीजनरेट हैविंग सेम एनर्जी। तो ये आपको फॉलो करना है, फिर आपके सारे सवाल आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो आज हम कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं, ट्राई। ठीक है, सबसे पहले आप इसका कर लीजिए H2 का। H2 मीन्स व्हाट, एक H प्लस दूसरा H, दो हाइड्रोजन है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। क्लियर है, कैसे फिल करेंगे, सबसे पहले क्या आएगा, सिग्मा 1s, इसमें कितने, दो आगे और दो ही थे, खत्म। क्लियर है, अब बताइए आप मुझे। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई H2 में बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, तो फॉर्मूला क्या था, हाफ एन बी माइनस एन ए। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, दो बॉन्डिंग में है, और एंटी बॉन्डिंग में कुछ भी नहीं है, कितना आ गया, 1। और आप भी जानते हैं कि H2 में क्या होता है, एक ही बॉन्ड होता है, दैट इज सिंगल बॉन्ड। अब हम चाहे तो बाकी मॉलिक्यूल्स का भी कर सकते हैं। H2 किया मैंने, आप खुद ट्राई करना, आप He2 का। इसके बाद आप चाहो तो लिथियम में कर सकते हो, Li2 का। मैं आपको B2 करके दिखा रहा हूँ। B2 में अपने पास क्या रहेगा, टोटल, टोटल विल बी हैविंग 10 इलेक्ट्रॉन्स। कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स। कैसे फिल करेंगे, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2, देन विल बी हैविंग सिग्मा स्टार 2s2। कितने हो गए, 8 हो गए। इसके बाद क्या आ जाएगा, पाई का नंबर आ जाएगा, पाई 2px बराबर पाई 2py। अब 10 है, 8 अपने यहां भर दिए, दो यहां भरेंगे या जीरो यहां भरेंगे, हम क्या करेंगे, हम इसमें एक भरेंगे और इसमें एक भरेंगे। कौन सा रूल फॉलो कर रहे हैं, होन्स रूल फॉलो कर रहे हैं। सो ये किसकी फीलिंग हो जाएगी, B2 की। आप सब देख पा रहे हैं कि पाई में आपके पास एक एक इलेक्ट्रॉन गया, यानी कि इट इज पैरामैग्नेटिक कंपाउंड, यानी कि पाई में आपके पास एक और एक इलेक्ट्रॉन गया, पेयरिंग नहीं हो पाई है। अगर पेयरिंग नहीं हो पाई तो आपके पास, मैं आपसे पूछूं कि इस मॉलिक्यूल के अंदर व्हाट इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स,
आप बोलोगे सर इसमें दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है। मैं आपसे पूछूं व्हाट इज मैग्नेटिक मोमेंट, आप निकाल सकते हैं अंडर रूट एन इंटू n+2 बोर मैग्नेटॉन। वैल्यू पुट करेंगे आप एन की कितनी वैल्यू पुट करेंगे, 2 वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास आ जाएगा म्यू की वैल्यू। और तो यानी कि B2 इज पैरा मैग्नेटिक। क्लियर हो पा रहा है, यानी कि B2 इज अ पैरामैग्नेटिक कंपाउंड हैविंग टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब आप इसी तरीके से आप N2 का, N2 माइनस का, N2 प्लस का, इन सब का निकाल सकते हैं। उसके बाद हम कल करने वाले हैं। आज बड़ा ही बेसिक था कि व्हाट इज एमओटी, एमओटी की जरूरत क्यों पड़ी थी हमको, और 14 इलेक्ट्रॉन्स तक हम कैसे फिलिंग करेंगे। देखिए फीलिंग आप कर लोगे, फीलिंग आपको आती भी होगी थोड़ी बहुत, लेकिन मेन चीज है कि आपको लॉज पता होने चाहिए। ऑफबो, हुंस और पॉली, ये तीनों को फॉलो करता है। बिकॉज जे एडवांस में क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि अगर आपका मॉलिक्यूल में हुंस को फॉलो ना कराएं, अगर हम हुंस रूल को फॉलो ना कराएं तो एमओटी क्या होगी, इसी में पूछा हुआ था। B2 का सवाल पूछा हुआ है आपके कि B2 के लिए अगर हम हुंस रूल को वायलेट कर दें तो क्या ये कंपाउंड पैरामैग्नेटिक रहेगा या नहीं रहेगा। तो उसके लिए पहले पता तो हो कि हुंस रूल होता है क्या, तब तो वायलेट करेंगे उसको। तो वो सारी बातें हम करेंगे अगले लेक्चर में, और नेक्स्ट टाइम ये एमओटी पूरी खत्म कर देंगे। और हम उस टाइम 4-5 क्वेश्चन एडवांस के भी करने वाले हैं जो कि आपकी एडवांस में पूछे गए हैं। ठीक है। तो आज बड़ा ही बेसिक था कि व्हाट इज एमओटी, व्हाई इज देयर अ नीड फॉर एमओटी। तो बड़ा ही बेसिक चीज़ों को हमने आज डील किया है।